अगर बोन की हेल्थ को हमें काफ़ी अच्छा करना हो और उसको एकदम मजबूत बनाना हो हमारी हड्डी को, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए? एक एक करके बात करेंगे तो मैंने तो जनरली देखा कि जितने भी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं ना, वो यहाँ पे रख के फ़ोन यूज़ करते हैं, पूरा टाइम ऐसे ही आर्च बना रहता ये है। फिर होता ही है। इसमें देख के लगता है इसकी एज 50-55 साल होगी, फिर उधर जाके मरीज को देखते तो 38 साल का 33 साल का है। फिर हम लोग पूछते भाई क्या कैसे, फिर बोलते हैं ये अल्कोहलिज्म था, ये सारे बैड हैबिट्स। क्या दूध पीने से सही में हड्डियों की हेल्थ अच्छी होती है, या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल मिथ है? या नहीं है क्या बैड हैबिट्स है जो आपके बोन की हेल्थ को ख़राब करती है? स्मोकिंग आपकी बोन की हेल्थ को ख़राब करती है? सब स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, सारी चीज़। अगर आपके पेरेंट्स है जिनकी एज 50 साल के ऊपर है, उनको अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए? मतलब अगर आप एक उनका डेली रूटीन बता पाओ कि उनको कैसे रहना चाहिए। अगर बोन की हेल्थ को हमें काफ़ी अच्छा करना हो और उसको एकदम मजबूत बनाना हो हमारी हड्डी को, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए? हाँ, एक एक करके बात करेंगे तो मैंने बोला सही, आपका स्लीप और ये रूटीन वगैरह तो है ही। उसके बाद अगर फूड में देखें तो फूड वाइज हम अभी अपने डिस्कस किया कि हेल्दी चीज़ें खाना है। हेल्दी चीज़ें आप सारी अब नॉर्मली डिस्कस कर ले तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स बराबर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बराबर, और बाहर का खाना कम करो, प्रोसेस फूड कम खाओ। अगर प्रोसेस फूड कम खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आप में प्रोटीन सही से जा रहा है और कैल्शियम के सोर्सेज जो हमने डिस्कस किए वो सारे आपके उसमें आ रहे हैं, तो इन अ वे खाली बोन नहीं, पूरा बॉडी आपका हेल्दी होने लगेगा। हाँ, मतलब आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, बैड हैबिट्स छोड़ो। बैड हैबिट्स तो अवॉइड ही करने हैं। डाइट वाइज हमने अभी गए, रेगुलर एक्सरसाइज करो, आप रूटीन फॉलो करो बराबर, लाइफस्टाइल में चेंजेस आप लाओगे ना तो फिर ये बहुत सारे प्रॉब्लम कम होने लगेंगे। खाली हड्डी की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होते हैं ना बहुत सारे कम होने लगेंगे, प्रिवेंटेबल कॉजेस कम होने लगते हैं। गॉट इट। अच्छा, ये चीज़ भी होती है कि जब भी आप जॉगिंग करते हो या सुबह आप रनिंग करने जाते हो, तो आप जो नॉर्मल कंक्रीट रोड है उसके ऊपर आप अच्छे शूज़ के बिना रनिंग करो तो आपके जो नी की हेल्थ है वो ख़राब होती है। हो सकता है। शूज़ तो इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे फुट का देखो, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरा आर्च स्ट्रक्चर है, तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो सीधा खुले पैर तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, कंक्रीट पे नहीं एडवाइस करूँगा। आप अगर घास पे चल रहे हो तो बॉडी थोड़ा एडजस्ट कर लेती है। फुटवेयर भी ऐसे ही चूज़ करने चाहिए जिसमें आपको सपोर्ट मिले बॉडी को बराबर, मीडियल आर्च है तो पूरा उसमें सपोर्ट होना चाहिए। ऐसे में फ्लिप फ्लॉप्स के अगेंस्ट, और ये अपनी शूज़ ऐसे रहेंगे ना पूरे नुकीले रहते हैं ना, वो भी अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, वो मैं बहुत पहनता हूँ। हाई हील्स भी अवॉइड करने चाहिए। हाँ, तो ये सारे आपको फुट और नी में दिक्कत मतलब देगी, अगर कभी आप बैक पेन भी दे सकते हैं। गॉट इट। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके घुटने की हेल्थ अच्छी रहे, आपकी बैक पेन नहीं हो, तो आपको जो आपके शूज़ हैं वो अच्छे क्वालिटी के रखने चाहिए, हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए और नॉर्मल खराब सरफेसेस पे दौड़ना नहीं चाहिए। यस एग्जैक्टली, मतलब फुटवेयर के साथ आप दौड़ो, फुटवेयर आपके सही रहेंगे, सपोर्ट सही है तो आप दौड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है बराबर। अगर आपके पास गार्डन की एक्सेसिबिलिटी है तो आप गार्डन में जाके चलो। मेरे को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मैंने देखा है कि मेरे मॉम है, उनकी एज आई गेस 55 होगी, तो उनको ना घुटने में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। यस तो किसी ने उनको सजेस्ट किया था कि नहीं आप चला फिरी कम कर रहे हो तो आप चला फिरी ज़्यादा करो, कोई बोल रहा है कि नहीं आप ज़्यादा चला फिरी कर रहे हो इसलिए आपके घुटने दुख रहे हैं, तो ऐसे में क्या सही रहता है? हाँ देखो, मेरे मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में जिसमें डील करता हूँ, मैंने आपको बात की थी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन पॉपुलेशन में, बहुत ज़्यादा, और उसमें भी फीमेल्स में ज़्यादा देखने में मिलता है बराबर। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो पेशेंट कौन से टाइम पे आता है उस पर डिपेंड करता है। पर ऐसा आप किसी को आप सेडेंट्री तो नहीं बना सकते बराबर, किसी को बिठा तो नहीं सकते। चलना तो इम्पोर्टेंट ही है। अगर आप चलना फिरना बंद कर दिए ना तो फिर तो ओबेसिटी आने लगेगी। हाँ, उनका थोड़ा वेट ज़्यादा आने लगेगा, तो फिर चलना फिरना तो बंद नहीं कर सकते आप, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हो। मैं यूजुअली पेशेंट मेरे जो आते हैं ना उनको ये एडवाइस देता हूँ कि भाई देखो, अगर आपके पास लिफ्ट है तो लिफ्ट का यूज़ करो, सीढ़ी चढ़ना उतरना अवॉइड कर सकते हो। मतलब अगर आप ज़्यादा सीढ़ी उतरते चढ़ते हो तो आपके घुटने की हेल्थ ख़राब होगी। यस डेफिनेटली, ये तो प्रूवन है, ये तो वायरल है फिर। ये सही क्योंकि मैंने इतने लोगों को ये बोलते हुए सुना है ओल्ड एज के, एट सर्टेन एज मैं बोलूँगा वही उसको पूरा रिफ्रेश करके कि एट सर्टेन एज 45 या 50 ईयर की एज है और आर्थराइटिस सेट होने वाला है, तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए सीढ़ियों का यूज़। अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट का यूज़ करें, या तो फिर आप अगर जा रहे हो 10 बार जा रहे हो, अगर काम आपका 2-3 बार में हो रहा है
तो 2-3 बार ही यूज करो। कई जगह पे ऐसा होता है, अभी अब इंडिया में ऐसा है ना कि हर जगह पे लिफ्ट नहीं है, हाँ, पर टावर तो चढ़ना पड़ेगा। तो फिर कैसे, तो फिर ये ऐसा है कि आप 2-3 बार में काम खत्म हो रहा है तो 10 बार मत जाओ। गॉट इट। ये ऐसा कर सकते हैं। अभी ये सीढ़ियों की बात होगी। फिर दूसरा है लाइफस्टाइल में वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए इंडियन टॉयलेट के कंपेयर में। ये तो बहुत बड़ा आपने मिथ सॉल्व कर दिया। अभी यहाँ पे आप सभी सुनना, ठीक है, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना चाहिए कि जो नॉर्मल देसी आर्थराइटिस वाले पेशेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं ये बात। हाँ, बराबर। हाँ। वो क्योंकि फिर इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन है ना, उसमें घुटने में ज़्यादा लोड पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने क्या बोला, कहते हैं कि नहीं नहीं आप जो वेस्टर्न टॉयलेट में जाते हो उससे आपके घुटने खराब होते हैं, ये सारी चीज़ें। बट आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, नी स्पेशलिस्ट हो, आपको ज़्यादा पता है। तो आप मुझे बताइए कि लॉन्ग टर्म में वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना चाहिए या जो अपना नॉर्मल देसी रहता है? स्पेसिफिक जा रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट में जिनमें ऑलरेडी घुटने में घिसारा होके रखा है। अगर स्क्वाटिंग पोजीशन में जाएंगे तो उसमें डैमेजेस ज़्यादा होने, रैपिडली होने के चांसेस ज़्यादा है। तो दैट्स व्हाई वेस्टर्न टॉयलेट इज़ बेटर फॉर सच पेशेंट्स। ओके। तो उन पेशेंट में स्क्वाटिंग हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं। एट सर्टेन एज अगर फिर नी पेन आ रहा है, एक्सरे में भी दिख रहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई आप वेस्टर्न टॉयलेट का अगर है तो वेस्टर्न टॉयलेट को प्रेफर कीजिए। हाँ। बराबर। दूसरी चीज़ हम लोग घर पे अभी कभी होता है ना कि आल्टी पाल्टी लगा के बैठना। घर कई घरों में ऐसा होता है ना कि भाई डाइनिंग टेबल पे नहीं, घर पे नीचे बैठ के खाना है। तो यूजुअली हम उसमें भी एडवाइस देते हैं पेशेंट को कि अगर आप चेयर पे या कहीं पे बैठ के, सोफे पे बैठ के भी खाओ तो सही है, नीचे नहीं बैठना चाहिए आल्टी पाल्टी लगा। क्योंकि अगर बैठ के खड़ा हो ना तो आप मम्मी को भी पूछ लेना कि भाई कितना वो बैठ के मतलब वो अगर पाल्टी मार के बैठे ना हो ही नहीं, फिर वैसे होंगे, फिर दो हाथ लगाएंगे, फिर उठेंगे। बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है नहीं पे, फिर वो डैमेजेस ज़्यादा स्पीड में बढ़ते हैं। वही चीज़ है कि ये वियर एंड टियर का डिजीज़ है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, वियर एंड टियर का डिजीज़ है, एजिंग का डिजीज़ है। तो उसमें वियर एंड टियर जितना बढ़ेगा उतना पेन बढ़ेगा। गॉट इट। मतलब मेरे मौसी हैं, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, मतलब वो 60 के आसपास है मेरी मौसी, और उनका ना थोड़ा ओवर वेट भी है वो, और उनकी आदत है कि वो नीचे बैठ के खाना खाती हैं। हाँ। तो अभी उनको पालती मारते तो बनता नहीं है, तो पैर लंबा करके, हाँ, तो पैर लंबे करके खाते हैं। और अभी क्या है कि फिर वो जो खड़ा होंगे ना, खड़े होंगे ना, बहुत दिक्कत होती है, और फिर वो पेन भी बढ़ता है और डैमेजेस भी बढ़ते हैं। मतलब उनको खाना वो 15 मिनट में खा लेते हैं, बट उनको उठने में फिर 15-20 मिनट और लगते हैं। एग्जैक्टली। कि भाई मैं वो क्यों थोड़ा एनर्जी इकट्ठा करूंगी, फिर आराम से उठूंगी, एकदम से नहीं उठ सकती। तो आपका टाइम भी जा रहा है, डैमेजेस भी बढ़ रहे हैं। तो फिर अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। कि हमारे पास ऑप्शन तो रहती है, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, कुर्सी टेबल तो हर अभी हर घर में। एक तो प्रॉब्लम मुझे लगता है ना कि ओल्डर लोगों के साथ में ये होती है कि वो सुनते नहीं है। मेरे जितने भी ओल्डर मेरे हैं, मतलब मैं मेरे मतलब रिलेटिव्स के ले लूँ, मेरे जितने भी क्लोज वंस हैं जिनकी एज 50 के ऊपर है, वो सुनते नहीं है। उनको लगता है कि वो सब सही कर रहे हैं। उनको पता है कि नहीं, नीचे बैठ के खाना है तो नीचे बैठ के खाना है। दिन भर में 10 किलोमीटर 10 बार ऊपर नीचे होना है तो वो होना ही है। मेरी दादी जब थी, शी इज नो मोर, बट उनका ये था कि नहीं नहीं, मैं दिन भर में ऊपर नीचे चलती रहूंगी, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, मेरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा उससे। जबकि उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ था एक बार, वो बाथरूम में गिर गए थे, तो उनका नी मतलब यहाँ पर पूरा हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ था। हाँ, तो उसके बाद भी वो अब मानते तो है नहीं। तो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो कि नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को, तो उनको ये वीडियो दिखाओ, उनको ये रील दिखाओ कि आपको ज़्यादा उतरना चढ़ना नहीं है, नीचे बैठ के नहीं खाना है, आपकी नी की हेल्थ को, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप जो भी कर रहे हैं, हम यही बोलेंगे ना कि जो आपके लिए अच्छा, अगर आप कर पाओ। और ऐसा भी नहीं बोल रहे ना कि ओवरबोर्ड जाके कुछ उठ जाओ कूद जाओ, ऐसा भी नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कि आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हम नहीं बोल रहे कि सीधा आप सर्जरी करा लो, ऐसा भी नहीं बोल रहे। हम बोल रहे भी लाइफस्टाइल चेंज करो। ये चेंजेस आप करोगे ना तो आपको फायदा दिखेगा, तुरंत नहीं दिखेगा। मैं बोल रहा हूँ तुरंत नहीं दिखेगा, 15-20 दिन महीना लगेगा ना तो आपको फर्क दिखने लगेगा। ये चीज़ है। इसमें जब भी नी रिप्लेसमेंट होता है तो उसके पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, फिर जाके वो नी रिप्लेसमेंट तक बात आती है। ऐसे कौन कौन से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे नी रिप्लेसमेंट बच जाए, आपको वहाँ तक पहुँचना ही नहीं पड़े? एग्जैक्टली। तो यही बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना अभी कि नी हेल्थ, बोन हेल्थ के लिए क्या क्या ध्यान रखना। तो लाइफस्टाइल आप अच्छी रखो, आपका न्यूट्रिशन सही रखो, स्लीप सही रखो, एक्सरसाइजेस करो। एक्सरसाइज इज वे मोर इम्पोर्टेंट। जितना हम लोग सोचते हैं ना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। क्योंकि नी में अभी आपका जो भी ये वियर एंड टियर हो रहा है ना, तो उसमें उसको प्रिवेंट करने के लिए आप अपने
मसल्स को भी स्ट्रेंथन कर सकते हो, तो वो भी आपका नी पे लोड कम करता है। तो अगर आपके मसल्स हेल्दी रहेंगे ना, तो उनको आप देखना जिनके मसल अच्छे हैं, जो लाइफस्टाइल अच्छे फॉलो कर रहे हैं, हमने तो देखा हुआ है पेशेंट्स को, तो उनके नी उतने ज़्यादा खराब नहीं होते। गॉट इट। होंगे वियर एंड टियर तो होगा। एक चीज़ है, हमने देखा कि अब यूएसए के पेशेंट या वेस्टर्न पेशेंट्स में उतना आर्थराइटिस कॉमन नहीं है जितना इंडियन पेशेंट में। क्यों है ऐसा? बराबर क्यों? इसलिए है, रीज़न ये है कि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। हमको पहले से बोला गया कि आल्टी पाल्टी लगा के बैठो, बराबर। सीढ़ी चढ़ना उतरना हमारे यहाँ पे ज़्यादा ही कॉमन है। तो ये चीज़ें सारी इस चीज़ में इसके लिए हमारे यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है लाइफस्टाइल के हिसाब से। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहले से ही कर ले, हम लोग 40 के बियॉन्ड हम जा रहे हो, तो फिर लाइफस्टाइल में चेंजेस कर ले, अच्छे से फिजियोथेरापी कराए, एक्सरसाइज नॉर्मल रनिंग वॉकिंग। देखो रनिंग वॉकिंग के लिए हम लोग मना नहीं कर रहे, हमने नहीं बोला कि भाई आप रनिंग वॉकिंग बंद कर दो। एक अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, कुछ हो गया है, तो फिर आप बंद करो, वो तो अलग बात है। पर नॉर्मली तो आपको मोबिलिटी तो रखनी है, मोबाइल तो रहना ही, सेडेंटरी नहीं रहना, बैठे नहीं रहना। अगर आप लेकिन एक्सेस में भी नहीं करना है कि भाई आज तो मैराथन दौड़ूंगी या मैराथन नहीं, वो दौड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं दौड़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं, हाँ वो धीरे धीरे करके जाओ। हाँ, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है ना, तब तक उसको ऐसा नहीं उसको आंसर देने को बोल दो कि नहीं यार करना ही कर, ऐसा नहीं करते। और तो बोर्ड जाके नहीं करना है कोई किसी भी चीज़ों को। अभी हमने बात किया मॉडरेशन में सारी चीज़ें हो ना, तो सही रहती है। हाँ। अच्छा, एक एज के बाद में जैसे अगर आपके पेरेंट्स है जिनकी एज 50 साल के ऊपर है, तो उनको अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए? मतलब अगर आप एक उनका डेली रूटीन बता पाओ कि उनको कैसे रहना चाहिए। देखो, एक सबको तो डेली रूटीन फिक्स नहीं बता सकते, पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं वो मैं बता सकता हूँ, बराबर। क्योंकि मोबिलिटी तो मेंटेन करनी ही है, ऐसा नहीं कि बैठे रहना है। अगर आप मोबाइल हो, चलते फिरते रहोगे, तो लाइट एक्सरसाइजेज उनके लिए, ऐसा नहीं कि हेवी एक्सरसाइजेज। वेट लिफ्टिंग के लिए तो हम उतना ज़्यादा बोलेंगे नहीं, पर लाइट एक्सरसाइजेज अगर कर सको, आप योगा कर सको, आप मेडिटेशन कर सको, योगा कर सकते हो, मोबाइल रहो थोड़ा, जो भी हमने पहले बात करी कि भाई अल्टी पाल्टी नहीं लगाना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सब जितना अवॉइड करना कर सको, फिजियोथेरापी कराओ। इन चीज़ों से आपकी नी की हेल्थ, स्पेसिफिकली अगर नी के बारे में हम जा रहे हैं, तो नी की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और फिर ये रिप्लेसमेंट सर्जरी वगैरह जो थोड़ा खौफ रहता है, तो उससे आप बच के रह सकते हो। गॉट इट। या तो डिले कर सकते हो उसको इन अ वे। और मैंने एक चीज़ और देखी है, हमारे यहाँ जो नानी वाला साइड था, वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। मतलब अभी तो हो गया, लेकिन पुराने टाइम पे उतना डेवलप नहीं था। तो गर्मियों के टाइम पे ना वो ऐसे बाल्टियों से कूलर में पानी डालना, उसके बाद में बर्तन धोना, उसके बाद में ये सारी चीज़ें करना, इससे इतना ज़्यादा। उसके बाद में मेरे को याद है मेरी मौसी को, मेरी मामी को, उन लोग को पूरे टाइम पे कमर में दर्द रहता रहेगा। और इतना मैं बच्चा था, बट मेरे को स्टिल समझ में आता था कि यार तुम ये बाल्टी उठाओगे इस तरीके से, पूरा झुक के फिर पानी डालोगे कूलर में, बर्तन धोगे, तो इशू होने वाला है। इंडियन होम्स में यही है कि फीमेल को इतना वो करके रखा है कि भाई ये सारा काम तुमको ही करना है, ये चीज़ वजन उठाना। तो और ऑलरेडी फीमेल्स की बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, 45 के बाद मेनोपॉज सेट होता है। हार्मोनल चेंजेस ऐसे रहते हैं कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस उससे ही सेट हो जाती है। तो उनको तो दोनों चीज़ों से लड़ना है। बोन तो ऑलरेडी वीक हो रहे हैं, उम्र के हिसाब से भी हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से भी हो रहे हैं, और उसके बाद फिर काम का लोड। तो इसके कारण फीमेल्स में ये ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती है। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और मैंने देखा है कि जब घुटने में दर्द होने लगता है ना, तब वो पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब फिर वो अनबियरेबल पेन हो जाता है, और फिर एक एक्सटेंट आ जाता है कि हाँ आपको सर्जरी कराना ही कराना है। कभी कभी हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो बेचारे रोते रोते आते हैं। हाँ, सपोर्ट हमको दे के कभी कभी खड़ा करना पड़ता है। ऐसे भी पेशेंट मतलब इतना पेन सहन करने के बाद फिर वो आते हैं अपने पास। तो अगर हम सोचते कि यार 2 साल 3 साल पहले आ जाते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होते। हाँ, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट एक रिवॉर्डिंग सर्जरी, बराबर। एक उसको पेन को मतलब 100% पेन रिलीफ मिलने के चांसेस है आपके। 100% पेन रिलीफ मिलने के चांसेस है आपके, बहुत ठीक होते हुए देखा है। अभी मैं कल की बात करूँ तो पेशेंट मैंने सुबह में एडमिट किया, दोपहर में एओटी किया उसका, और सुबह में वो पेशेंट चल रहा था बेटर कंपेयर टू जब वो एडमिट हुआ था। उसकी सारी वीडियो लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 100%। तो ये चीज़ है। तो इंस्टेंट पेन रिलीफ देखा है हमने। सर्जरी का नो डाउट, सर्जरी का जो कट लगा है उसका पेन रहेगा, पर उसकी चाल ठीक होते हुए देखा हमने। तो वो चीज़ होता है,
तो मैजिकल तो इन अ वे मैजिकल तो है ये चीज़। नी रिप्लेसमेंट में होता क्या है प्रोसेस, आप अगर थोड़ा बता पाओ इन डेप्थ। तो उसके पहले हम आर्थराइटिस क्या होता है वो थोड़ा समझ ले, नी का स्ट्रक्चर क्या होता है समझ ले। तो मेरा घुटने का ये पार्ट है हमारा, तो उसमें मेजरली 3-4 बोन रहते हैं। अपने ऊपर का फीमर बोन रहता है जो बड़ी हड्डी, नीचे का टीबिया बोन, फिबुला बोन छोटी हड्डी बराबर, और ऊपर का ये नी कैप बोलते हैं ना हम जनरली, ये पटेला बोन रहता है। तो घुटने के जॉइंट में फिर बीच में रहती है गद्दी, मेनिस्काई। कभी अभी आपने बोला होगा कि सुना होगा कि भाई ये क्रिकेटर को मेनिस्कस टीयर हो गया, एसीएल टीयर हो गया, ये सब। तो दोनों हड्डी को जोड़ के रखता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स बहुत सारे रहते हैं पर अब मेजरली डिस्कस करें तो अंदर के लिगामेंट एसीएल, पीसीएल। एसीएल की सर्जरी को आपने बहुत ये यूट्यूब पे या तो फिर सोशल मीडिया पे देखा होगा। और फिर मीडियल और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो बोन्स को बोन टू बोन कनेक्ट रखते हैं। और बीच में रखता है मेनिस्कस, वो घुटने की गद्दी रहती है बराबर। तो वो उसको कुशन का काम कर देती है। जैसे हम चल रहे हैं ना तो हड्डी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगी, घिसती नहीं है वो। यस, वो स्मूथली मूवमेंट होता रहेगा। तो आर्थराइटिस में क्या होता है ना, वियर टियर डिजीज है बराबर। तो उसमें वो सरफेस, तो वो सतह धीरे धीरे उबड़ खाबड़ होने लगती है बराबर। और जो गद्दी का पार्ट है ना, मेनिस्कस, जो मून शेप स्ट्रक्चर रहता है मेनिस्कस गद्दी, वो धीरे धीरे फिर वो उसमें टियर होने लगते हैं, फटने लगता है। तो फिर बोन के सरफेसेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यस, फिर कभी कभी आपने क्रेपाइटिस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो वो कड़ 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 की आवाज़ भी सुनी होगी घुटनों में। यार वो तो मेरे को भी आती, डर लगने लगा है मेरे को। नहीं, आपको नहीं आती होगी, पर जो ओल्ड एज पेशेंट है ना उसमें आप नोटिस करना, अगर आपके घर में भी है ना तो आप हाथ लगाओ ना तो आपको फील होगा कड़कड़ आवाज़, मतलब हड्डियाँ टकरा रही है। कि वो टकरानी नहीं चाहिए। क्यों नहीं टकरानी चाहिए? कि उसमें मेनिस्कस था, गद्दी थी, पर वो एज के साथ ओवर द टाइम वियर टियर करने के बाद ये अपना आल्टी बाल्टी लगाया, ज़्यादा दौड़ी, ये कुछ भी हुआ ट्रोमा। दूसरा भी ये भी रीज़न होता है, किसी किसी को फ्रैक्चर भी हो गया, गद्दी का पार्ट है वो बीच में फंस गया और वो बराबर ठीक हिल नहीं हुआ, तो फिर वो भी जल्दी आर्थराइटिस दे देता। तो ये सारे रीज़न के कारण ये आर्थराइटिस होता है। तो नी रिप्लेसमेंट क्या है ना, कि जो सतह है ना नी की, जो घिस गई है, फटा हुआ मेनिस्कस, ऊपर वाले बोन की सतह, नीचे वाले बोन की सतह, तो वो सतह को पूरा निकाल देंगे, बिगड़े हुए हिस्से को निकाल के आर्टिफिशियल जॉइंट से उसको रिप्लेस कर देंगे। गॉट इट। नी का सरफेस रिप्लेस करते हैं एक्चुअली, नी इज अ सरफेस रिप्लेसमेंट। वो सरफेस पूरा रिप्लेस कर देंगे, पेन का सोर्स तो पूरा चला गया, क्योंकि अब वो घिसाएगा नहीं। हाँ, और इन अ वे अभी आपने देखा होगा ना, नी के पेशेंट कभी आते हैं ना तो ऐसे डगमग चलते हैं, डग के जैसे चलते कभी। हाँ, ऐसे क्योंकि सेम मेरी मौसी भी ऐसी चलती हैं। हम लोग उनको खूब मजाक उड़ाते हैं कि आप पेंगुइन जैसे चलते हो, ऐसे करके। बस पेंगुइन वॉक करके। तो वो क्या होता है ना, क्योंकि घुटने में 2 कंपार्टमेंट रहते हैं, मीडियल कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट, अंदर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा। तो कभी वो जो आर्थराइटिस होता है ना, मोस्टली वारस नियम बोलते हैं, तो अंदर वाला हिस्सा ज़्यादा खराब हो जाता है। एक बार इस साइड ज़्यादा खराब हुआ, इस साइड कम खराब हुआ, तो फिर वो बैलेंस जो स्ट्रेच होना चाहिए ना पैर, वो थोड़ा मिसअलाइन हो जाता है। तो उसके कारण फिर वो चाल होती है, वो ऐसे डगमग होने लगती है। तो जब हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं तो वो अलाइनमेंट को भी ठीक कर देते हैं। घुटना सरफेस डालने के बाद वो अलाइनमेंट भी उसी टेक्निक से ठीक हो जाता है। तो फिर आपका पैर भी सीधा लगने लगता है, जो पहले टेढ़ा लग रहा था। पेन का सोर्स आपका चला जाता है। हाँ, तो फिर ये होता है नहीं। मतलब ये एक सिग्नल है कि आपकी नी की हेल्थ खराब है अगर आप ऐसे पेंगुइन वॉक करके चल रहे हो तो। हाँ, बिल्कुल सिग्नल। दिस इज अ सिग्नल। गॉट इट। दिस इज अ सिग्नल। क्योंकि अभी मैं रिकॉल कर रहा हूं, कंसल्ट ऑर्थोपेडिशियन। हाँ, और अभी होता क्या है कि मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर सर्जरी का बोलता है तो वो घबरा जाते हैं कि अरे नहीं। तो है, उनका पता है ओल्ड मेंटालिटी क्या है कि नहीं, एक बार शरीर खुल गया ना फिर तो खराब ही हो जाएगा, फिर वो तो कभी रिकवरी का चांस ही नहीं है उसमें। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये बहुत ओल्ड मेंटालिटी है, गलत मेंटालिटी है। आई थिंक जहाँ पे हम बैठे अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट्स होते हैं, आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा। तो ऐसा तो नहीं है कि खराबी हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं सर्जरीज में, पर अगर 1000 सर्जरी हुई तो 1-2 पेशेंट में रहेगा कुछ ना कुछ। वो तो वो तो मैं रिस्क लेके चलना ही पड़ता है। पर कोई भी ट्रेंड डॉक्टर रहेगा तो वो उसका पूरा ध्यान रखता है अपनी ओर से। तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि फिर एक बार घुटना खुल गया तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। सही होते हुए देखा। आप ऐसे पेशेंट से मिलो जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवा के रखी है, उनसे बात करके आपको ठीक होने लगेगा। फिर आप मेंटली रेडी हो जाओगे कि नहीं यार, उसको ठीक हुआ, मेरे को भी हो सकता है। करेक्ट है। मैं एज ए डॉक्टर अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं ना तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि यार मैं तो बता ही रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे हो रहा है,
ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी, पर आप बेटर है सोसाइटी में अभी तो 1-2 पेशेंट ऐसे मिल ही जाएंगे जिनका हुआ होके रखा है। मैं तो बोलता हूँ आपके घर में मिल जाएंगे 2-4 लोग जिनका हुआ मिल जाता है, तो बस उनसे बात करो यार, उनको कैसा था, आप कंपेयर करो प्रायर टू सर्जरी वो कैसे थे और बाद में कैसा फील कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता कि वो अच्छा ही फील कर रहे होंगे, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट अच्छा ही फील करते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मेरे यहाँ पर जितने भी लोगों का या तो जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है या तो नी रिप्लेसमेंट हुआ है, वो ओल्ड एज वाले हैं। हाँ। और वो बाथरूम में गिरे हुए हैं। मतलब क्या होता है कि जब कहीं पर आप गिरते हो, जब आपकी एज 60 के ऊपर है, 65 के ऊपर है, जब आप गिरते हो बाथरूम में हो गया, सीढ़ी से हो गया, कहीं पर भी, तो हड्डी टूटना तय ही हो जाता है मैक्सिमम ऑफ द केसेस में। यस वही पे आ रहा हूँ मैं। तो अभी हम बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस की, अगर उसको प्रिवेंट किया सही से, आपका बोन हेल्थ है, तो गिरने के बाद फ्रैक्चर होने के चांस कम हो जाते हैं। पर मेजोरिटी ऑफ इंडियन पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस पहले से सेट होकर रखा है, तो हड्डी वीक है पहले से। ट्रिवियल टॉमा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। ट्रिवियल टॉमा मतलब कुछ भी नहीं हुआ, पैर फिसल गया तो भी फ्रैक्चर हो जाएगा। हाँ। तो ये प्रिवेंट हो सकता था, गिरने के बावजूद भी फ्रैक्चर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपकी बोन की हेल्थ अच्छी हो पहले से, तो ये बच सकते हैं इससे। तो ये भी चीज़ है। और उसके बाद फिर वो वाला पार्ट पूरा फ्रैक्चर सर्जरी में चला जाएगा, उसमें फिर हमें रिप्लेसमेंट हिप में है, तो वो अलग चीज़ जनरली। अच्छा, मतलब इंस्टेंट रिएक्शन क्या होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो बोलते हैं कि उनको एस्प्रिन दे दो या कुछ कर दो। ऐसे में अगर फ्रैक्चर हो जाता है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रैंड पेरेंट है, आपका कोई पेरेंट है जो गिर गया है बाथरूम में या कहीं पर भी गिर गया है, तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन सबसे पहले क्या होना चाहिए? देखो, कोई भी गिरा है, फ्रैक्चर में सबसे पहले इमोबिलाइजेशन आता है। मतलब वो पार्ट को मोबाइल नहीं रखना है, क्योंकि मोबाइल रखोगे, फ्रैक्चर हुआ है ना, तो मोबाइल रखोगे तो फिर हड्डी के दोनों एंड एक दूसरे से टकराएंगे और फिर वो ब्लीडिंग ज़्यादा, इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा और पेन भी ज़्यादा होगा। तो फिर वो उस पर ध्यान देना चाहिए कि इमोबिलाइज करें, पेशेंट को स्टेबिलाइज करें, सही बेड पे लेके जाए, रखे, फिर एम्बुलेंस को कांटेक्ट करके आप नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में उसको पहुंचा सकते हैं। ओके, गॉट इट। फिर आगे से फिर हम लोग टेक कवर कर लेंगे। गॉट इट। तो अगर आपके कोई पेरेंट है या ग्रैंड पेरेंट है जो कभी इन फ्यूचर, कभी ऐसा हो ना, बट कभी गिरते हैं कहीं पर या फिर वो बाथरूम में गिर जाते हैं, तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बात है, इमोबिलाइज रखे। मैं तो चाहूँगा कि गिरे ही नहीं। हाँ। और गिरे तो ऑस्टियोपोरोसिस पहले से प्रिवेंट करके रखी हो। हाँ। आप अगर ग्रैंड पेरेंट्स है 50 के बियॉन्ड जा रहे हैं, तो आप उनका बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट करवा लो, तो उससे वहाँ से पता चल जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। अगर वहाँ से पता चल गया तो आपने सही से कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेके रखा है, तो शायद वो फ्रैक्चर ना हो। तो प्रिवेंटेबल में चले गए ना हम लोग। अगर पहले से आपने प्रिपरेशन करके रखी है तो नहीं आएगा, शायद नहीं होगा। अगर हो गया तो फिर हम लोग देख लेंगे। ऐसा भी नहीं है, तो उसमें भी हो जाता है। मतलब सॉल्यूशन तो हर चीज सॉल्यूशन तो हर चीज का है, पर जितनी भी चीज़ें लाइफ में, जितने भी कॉम्प्लिकेशन हो, लाइफ हो, ये भी सर्जरी की बात है, तो कहीं पे भी आप कॉम्प्लिकेशन कम रखें ना, लाइफ को जितना भी सिंपल रखे वो सही रहेगा, प्रोग्रेस होता रहेगा। हाँ, एग्जैक्टली। क्या क्या बैड हैबिट्स है जो आपके बोन की हेल्थ को खराब करती है? स्मोकिंग है। स्मोकिंग आपकी बोन की हेल्थ को खराब करती है? सब, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सारी चीज़ें। आप मतलब कैल्शियम जितना डिपॉजिट होना चाहिए बोन में वो उतना नहीं होता है, फिर वीक होने लगते हैं बोन। आप कभी कभी हम लोग एक्सरेस देखते हैं ना, तो एक्सरेस हम एज का पता लगा लेते हैं पेशेंट। कई बार होता है ना कि इमरजेंसी में पेशेंट आया ना, तो हम तो उधर होते नहीं है, तो हमारे जूनियर डॉक्टर्स रहेंगे उधर, तो वो हमको एक्सरे फॉरवर्ड करते भेजते कि ये एक्सरे करके, तो हम उससे एज का पता लगा लेते हैं। तो कई बार हम ऐसा लगता है कि एक्सरे देख के लगता है इसकी एज 50-55 साल होगी, फिर उधर जाके मरीज को देखते तो 38 साल का है, 35 साल का है। फिर हम लोग पूछते भाई क्या, कैसे, फिर बोलते हैं ये अल्कोहलिज्म था, टोबैको च्यूइंग था, ये सारे बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स के कारण बोन हेल्थ भी खराब होती है, और फिर वो अर्ली एजिंग देती है आपको बोन वाइज। क्या देती है? अर्ली एजिंग अर्ली हो जाता है। हाँ, उम्र आपकी अर्ली, वो जो एजिंग के जो साइंस है ना, वो अर्ली आने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, आप थोड़ा इन डेप्थ बता सकते हो? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो बोन की जो डेंसिटी होनी चाहिए ना, वो कम होने लगती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। कैल्शियम का डिपोजिशन, हमारे बोन्स होते हैं ना, उसमें कैल्शियम रहता है बराबर, तो फिर वो वीक होने लगता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ओवर द एज क्या होता है ना कि एक साइकिल में चलता है बोन,
कैल्शियम डिपॉजिट होता है थोड़ा, फिर डिपोजिशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर उसको वापस से फिर वो ब्लड में जाएगा करके ये साइकिल चलता है। तो फिर ये साइकिल इम्बैलेंस होने लगता है बराबर। तो जितना बाहर निकल रहा है ना उतना डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो मतलब वीक हो जाएगा वो स्ट्रक्चर। तो वो चीज़ होती है ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब जैसे एज बढ़ती जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता जाता है, ये चीज़ टाइम के साथ में। तो ये चीज़ अभी अर्ली आने लगी है। जो लोग सही से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सही रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, या फिर बैड हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, तो उनमें ये चीज़ें थोड़ी अर्ली आने लगी। आपको ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो सकता है अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, आप स्मोकिंग करते हो, yes, आपकी बैड हैबिट है, आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, तो आपको अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसका उल्टा भी है, मतलब कि अगर आप ये सब सही से फॉलो करो तो लेट होगा। ये हमने देखा है, नोटिस किया, और ये प्रूवन भी है। क्या दूध पीने से सही में हड्डियों की हेल्थ अच्छी होती है, या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल मिथ है? या नहीं, ये सही है, ऐसा है? हाँ, दूध में अब प्रोटीन्स भी रहते हैं, कैल्शियम का भी सोर्स है, तो ये बोन हेल्थ के लिए तो सही है। सही है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि पर उससे ही होता है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ। स्पिनच हो गया और बाकी सब अच्छे सारे सोर्सेस है हमारे पास जो ले सकते हैं आप। और फिर एक एज के बाद तो फिर आपको सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ सकते हैं। और खाली ना खाली ऐसा नहीं कि दूध पी लिया तो फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ज़रूरत पड़े तो आप कैल्शियम की टेबलेट भी ले सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो फिर आपको प्रॉपर फिजियोथेरापी, एक्सरसाइजेज, ये सब भी फॉलो करना पड़ेगा। मतलब पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, पूरा सिस्टम देखना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ से सब ठीक हो जाएगा। गॉट इट। मतलब कभी ऐसा, वैसे पता नहीं होता भी होगा कि नहीं होता होगा, लेकिन एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर्स सर्जरी के पहले, और डॉक्टर वो अगर पेशेंट कभी सर्जरी के बीच में उठ जाए तो ऐसा कभी होता है? मतलब हमारे तो पेशेंट उठे ही रहते हैं, हम तो बातें करते रहते हैं पेशेंट से। हमारे लिम्ब सर्जरी ज़्यादा रहते हैं। लिम्ब सर्जरी में हम लोग क्या देते हैं, खाली हाथ में सर्जरी है तो वही पार्ट को एनेस्थेटाइज करेंगे, और पेशेंट पूरा अवेक रहता है, हम बातें करते रहते हैं कभी कभी। तो बोलिए सर जी क्या चल रहा है, क्या काम करते हो, तो पेशेंट भी रिलैक्स फील करता है। पैर में सर्जरी है तो खाली कमर के नीचे का बात, स्पाइनल एनेस्थीसिया आपने सुना होगा। तो कमर में इंजेक्शन देते तो ऊपर का हिस्सा तो ऐसे ही वो बातें कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। क्या बात है। तो अवेक उसको काम रखना भी बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि अगर वो कई पेशेंट ऐसा है कि मतलब वो पैनिक हो रहा है तो फिर वो तो एनेस्थेटिस्ट हैंडल करते हैं, उनका पार्ट है। पर जनरली पेशेंट अवेक रहते हैं हमारी, मोस्टली मेरी सारी सर्जरीज में। अगर स्पाइन सर्जरी वगैरह है जिसमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है तो फिर उसमें ऐसा पेशेंट नहीं, ऐसा तो कभी इंसिडेंस नहीं हुआ होगा कि उठ जाए पेशेंट बीच में से, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मैनेज करते हैं, एनेस्थेटिस्ट का पार्ट है, वो सही से मैनेज करते हैं। क्योंकि अभी जैसे आपने बताया तो मुझे याद आया कि मैं इंदौर से हूँ, तो इंदौर में एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ पर मेरे को कुछ स्टिचेस वगैरह लगने थे या फिर कुछ होना था। तो उन्होंने मेरा फेस इस तरफ कर दिया था और क्या कहते हैं, मेरा हाथ ऐसा था, कहते नहीं आप इधर नहीं देखोगे, इधर नहीं देखोगे। मैंने कहा मैं देखना भी नहीं है, वरना आपको एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे ही बेहोश हो जाऊंगा। ये भी होता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं। उनका ये रहता है कि नहीं, मतलब, और वो पूरे टाइम बात कर रहे हैं कि आप किस स्कूल में हो, क्या करते हो, एक्चुअली वो एक इट्स वे टू डाइवर्ट योर माइंड। मैंने कहा आप मुझसे बात मत करो, आप इधर ध्यान दो, मेरे को मालूम है क्या हो रहा है, मेरे को सब मालूम है, आप सिर्फ इधर ध्यान दो। ये क्या चीज़ चल रही है मेरे को मालूम है। हमको भी ऐसा होता है, माइंड भी डाइवर्ट रखते हैं, और ऐसे कम्युनिकेशन भी हो जाता है अपना, अपने पेशेंट के साथ एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाता है, एक पूरा रिलेशन बिल्ड हो जाता है। मैंने तो एक वीडियो देखा था जिसमें एक डॉक्टर ब्रेन की सर्जरी कर रहा है, हाँ, वो गिटार वायलिन प्ले कर रहा है, तो वो क्या सीन था? न्यूरो सर्जन, वो अवेक सर्जरी रहती है, वो न्यूरो सर्जरी का पार्ट है ऑर्थोपेडिक्स। तो उसमें ऐसा रहता है कि आप अगर आपका जो भी फेवरेट चीज वो आप प्ले करते रहो तो वो आपको याद रहता है या भूल जाते हैं, ऐसा कुछ? वो न्यूरो सर्जन सही से आंसर कर पाएंगे इस चीज को, पर अवेक सर्जरी का मतलब है अवेक में वो आप कुछ भी करवा लो। उनको वायोलिन बजाने का शौक था तो उसने भी बजा दिया होगा, यही रहता होगा। बाकी तो न्यूरो सर्जन एक्सपर्ट है, वो बताएंगे करके, उनका भी एक स्पेशल चीज। यस, उनकी ऑब्वियस बात है कि उनकी अवेक सर्जरीज करते हैं वो लोग। अवेक सर्जरीज में आपका ब्रेन अवेक रहता है, और फिर वो जो करना कर रहे हैं उनको भी रिलैक्स फील होता है, और पता भी नहीं चलता सर्जरी हो भी गई है ऐसा। मेरे को तो अभी भी याद है 10th में आपको वो बायो के लैब में लेके जाते हैं, तो उसमें वो डिसेक्शन करवाते हैं, मेंढक का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया। तो वहां पर जब वो हुआ था तभी मैंने जीवन में निश्चिंत कर लिया था कि अपने को ये दिशा नहीं पकड़नी, ये अपने लिए है ही नहीं है, इसके लिए हम नहीं बने हैं। और हमारे यहाँ इतना खराब था, हमारे 8 पीरियड लगते थे, चौथे पीरियड के बाद में लंच होता था, और वो जो बायो लैब लेके गए वो 4th पीरियड में लेके गए। अब मैंने कहा मैं लंच कैसे करूंगा? ये सब। और उसमें क्या होता था ना, वो ऐसे जार के अंदर
पता नहीं वो सोल्यूशन रहता हाँ, था उसमें रखते थे, उसमें सांप स्पेसिमेन रहते थे, यस वो सारी चीजें, तो वो देख के मेरे को वो होने लगता था। और वहाँ पे मतलब फीमेल्स का जनरली मैं बोलता हूँ फीमेल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं क्योंकि उसमें पढ़ना बहुत पड़ता है और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। हाँ, और कमिटमेंट भी बहुत देना होता है, और मुझे लगता है कि फीमेल्स का उस में ज़्यादा हाँ वो डिसिप्लिन और थोड़ा वो फीमेल्स में ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो तो अपब्रिंगिंग ही ऐसी रहती है ना। लड़कों को थोड़ा खुला छोड़ देते हैं, लड़कियों को थोड़ा कि भाई टाइम से आओ टाइम से जाओ, तो वो पहले से ही होता है। मतलब वो ऐसा नहीं कि 10th से 4 चौथी 5वीं से ही हो जाता है कि नहीं आपको टाइम से जाना है बेटा, शाम से ये पढ़ना है, तो वो ही चीज़ जाके आगे बढ़ती है। पर ऐसा नहीं है, आगे जाके तो फिर हम लोग इक्वल ही है। हाँ तो आप कैसे चीज़ों को कैसे देखते हो, कैसे? बट डॉक्टर्स की लाइफ, अच्छा मैंने एक चीज़ और देखी है, जैसे हम लोग कई बार जैसे मैं अभी भी ऐसे बैठा हुआ था तो पैर में ना कई बार नमनेस जैसा नमनेस आने लगती है, झुनझुनी। तो पोस्चर इंपॉर्टेंट है, पोस्चर बहुत ज़्यादा पोस्चर इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग स्टैंडिंग एक ही पोजीशन पे आप बैठे रहो ना, तो उसमें आपको पोजीशन थोड़ा चेंज करना, थोड़ा वॉक कर लेना, ये भी ज़रूरी है। तो उसके कारण अगर ये कर रहे हो आप और प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो बहुत सारे इश्यूज़ आप अवॉइड कर सकते हो। ये बैक पेन वाले इश्यूज़, नेक पेन वाले इश्यूज़, डेस्क जॉब वाले लोगों में जो ये चीज़ें होती है ना, क्योंकि लंबे टाइम पे एक ही पोजीशन में बैठे रहना, सही पोस्चर्स को फॉलो नहीं करना, तो उसके कारण ज़्यादा बैक पेन नेक पेन वगैरह होता है। अगर वो करेक्ट करने लगे, थोड़ा मूव करने लगे, ऐसा नहीं कि एक ही पोजीशन में बैठे रहो, तो थोड़ा चल के फिर वापस बैठ जाओ, थोड़ी पोजीशन चेंज कर दो बराबर, तो फिर वो सारे इश्यूज उधर ही सोला जाते हैं। अच्छा, इसमें तो सोने का भी बहुत मेजर रोल रहता है। अगर आप सही तरीके का पिलो यूज़ कर रहे हो कि नहीं, आपका पोजीशन सही है कि नहीं जब आप सो रहे हो, तो करेक्ट पोजीशन क्या होता है सोने का, जिससे जब आप सुबह उठे तो ज़्यादा फ्रेश फील करो, कोई नेक पेन नहीं हो या बॉडी पेन। हर जगह पे मतलब ऐसा है ना कि सपोर्ट आपका सही रहना चाहिए। कई को हार्ड सरफेस सूट करता है, किसी को थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, पर सपोर्ट अच्छे से रहना चाहिए। और एक स्लीप में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कितने घंटे की स्लीप लेते हो, साउंड स्लीप मिलती है कि नहीं, तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर स्लीप आप कम ले रहे हो, डीप स्लीप डिप्राइवेशन में हो, तो ऑलरेडी फिर दूसरे इश्यूज आने लगेंगे। तो ये भी चीज़ गॉट इट। तो जो हमारा पिलो रहता है, वो मेरा क्या आदत है, मेरा पिलो ना बहुत ऐसा पतला है, तो मैं रात में उसको फोल्ड ही कर लेता हूँ, मतलब ऐसे डबल साइड फोल्ड कर लेता हूँ और फिर उस पर रिलैक्स होता हूँ। तो फिर मेरी सुबह उठता हूँ तो बहुत गर्दन दुखती है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रेच हो जाता है। हाँ, तो सही तरीका क्या है सोने का, या पिलो हार्ड रखना चाहिए या उसकी? वो ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहे वो चीज़ रखनी चाहिए। और बेड सॉफ्ट होना चाहिए कि हार्ड होना चाहिए? वो भी देखो मतलब ज़्यादा सॉफ्ट तो एकदम सॉफ्ट रहते हैं, कई बेड मैंने देखे, मतलब पूरा जैसे होटल्स में रहते हैं बहुत ज़्यादा, जाओगे तो ऐसा भी नहीं, उससे कमर तो बहुत दुखती है। हाँ, तो वो तो नहीं, थोड़ा आपको बैक को सपोर्ट दे, मतलब हार्डर साइड ज़्यादा अच्छा है। मेरे को अभी भी याद है, अभी 12th के बाद में एक ट्रिप पे गया था मैं, वहाँ पर हम लोग, हाँ मतलब 12th के बाद मैं जब स्कूल के बाद 12th में एक ट्रिप पे गया था, तो वो सोलो ट्रिप ही थी, बिजनेस के लिए गया था मैं वहाँ पे लोगों से मिलने के लिए। तो मैं एक होटल में रुका था, काफ़ी अच्छा होटल था। तो अभी वहाँ पर क्या हुआ, जब मैं वहाँ पर बेड पे सोया तो मैं काफ़ी खुश हुआ, मैंने कहा यार कितना नरम गद्दा, अच्छा उसका गद्दा ही इतना मोटा होता था, मोटा रहता है। तो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैं काफ़ी खुश था। मैंने कहा यार इतना मस्त गद्दा, आधा घंटा तो मैं उस पर कूदा कि यार अब मज़ा आएगा सोने में, ऐसा करके। और मैं उस पर सोया तो मैं अंदर ही धंस गया, और सुबह जब मैं उठा ना, मेरे को वो इंसिडेंट अभी तक इसलिए याद है क्योंकि मैं रात में सोया, वो गद्दा बहुत नरम था, और सुबह जब मैं उठा तो मैं बहुत थका हुआ महसूस भी कर रहा हूँ, मेरे को पेन भी हो रहा था। तो सुबह जब मेरे को मीटिंग में जाना था, तो पूरे टाइम में ऐसा करके ही बैठा। तो मैंने इतना तो फिर अंडरस्टैंड किया कि यार एकदम ही नरम गद्दा नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए बॉडी को, एक स्पाइन की आपकी रिलैक्सिंग पोजीशन रहती है, रेस्ट पोजीशन जिसको बोलते हैं ना, तो वो मेंटेन होनी चाहिए, वो स्टैंडिंग में हो या लाइंग डाउन पोजीशन में हो। अगर वो मेंटेन हो रही है तो आपको पेन नहीं होगा, बैक पेन नहीं होगा, यही चीज़ है। तो अगर आप चेयर पे बैठे हुए हो तो चेयर में आप ऐसा ना थोड़ा आगे जाके बैठ जाते हैं, तो 90 डिग्री का ये ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसा झुकना नहीं है, ऐसा पूरा बैक। अभी जैसे बैठा हूँ तो अभी सही बैठा हूँ, अभी सही है, आप अब सही हो। हाँ, तो जनरली मेरी क्या आदत हो जाती है ना, मैं ऐसे बैठा भी हूँ ना, तो मैं बैठे बैठे ऐसा हो जाता हूँ ऐसे करके, तो वो ऐसा आर्च बन जाता है, ऐसे झुकने लगता हूँ तो फिर वो आपको पेन देने लगेगा। जितने डिग्री आप झुकते हो ना, उतना फिर पेन बढ़ता जाता है।
क्योंकि ये प्रॉब्लम ना मेरे एडिटर्स को बहुत है, क्योंकि मेरे पास में कम से कम 15 से 20 एडिटर्स हैं। अभी स्टार्टिंग में हमको उतना आइडिया नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो हमारे पास में नॉर्मल चेयर्स थी, नॉर्मल चेयर्स जो घूमने वाली होती है ना, हाँ नॉर्मल 4-5 हज़ार रुपये की चेयर थी वो, तो अच्छे खासे काम कर रहे थे। बट मैंने देखा कि ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 10-15 दिन सभी को बैक पेन होने लगा और यहाँ पर नेक पेन भी होने लगा। और मैंने कहा यार वही आपके मॉनिटर का लेवल भी है ना, वो आई के लेवल पे रहना चाहिए। वो भी अगर आप झुके झुके काम कर रहे हो, वो चीज मैंने देखी। अभी जैसे यहाँ पर मैं ऐसे नॉर्मल करके चलाऊंगा तो मेरे को इशू नहीं आएगा, वो नीचे था तो उनका ऐसा आर्च बन रहा था और वो टिक के काम नहीं कर पा रहे थे। फिर हम लोग ने सारी की सारी चेयर्स बदलवाई वहां पर, और एक वो हाइट भी इम्पोर्टेंट है, हाइट भी हाँ वो सेट करना। फिर किसी को भी कंप्लेन नहीं है कि नेक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। और मैं बीच बीच में उनको बोलते रहता हूँ कि भाई पानी पिया करो और अपना पोस्चर सही रखो, क्योंकि अगर आप सही पोस्चर सही कर लोगे, सही टाइम पे मूवमेंट कर लोगे, आपका मॉनिटर का पोजीशन, फोन का भी पोजीशन इन शॉर्ट, अगर फोन भी है तो फिर ऐसे झुक झुक के यूज करेगा तो फिर नेक पेन होने लगेगा। पर वो आप सेम लेवल पे यूज कर रहे हो तो सही है, तो फिर ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो यही चीज़ मॉनिटर में भी है, इसमें भी, कोई भी स्क्रीन में। मैंने तो जनरली देखा कि जितने भी लोग फोन यूज करते हैं ना, वो यहाँ पे रख के फोन यूज करते हैं, पूरे टाइम ऐसे आर्च बना रहता है। ये फिर होता ही है, फिर वो पेन होगा ही होगा, जिसका पेन होगा, नेक का पेन हो जाएगा, फिर यही होता है। तो पोस्टर ठीक कर लो तो फिर कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जाने की जरूरत ही नहीं, फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कम हो जाएगी हमारी ओपीडी। सीरियसली, बट मैंने यही है ना, अगर सही तरीके से लोग एजुकेट हो जाए ना तो फिर तो कई चीजें जरूरी है, प्रिवेंटेबल, कई चीज़ें प्रिवेंटेबल है, बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल है। अगर आप ढंग के पोस्चर को फॉलो कर रहे हो, सही से एक्सरसाइज कर रहे हो, सही डाइट फॉलो कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल उसमें आती है कि वो प्रिवेंट हो सकती है। अवॉइडेबल, प्रिवेंटेबल, मतलब वो आगे जाके दिक्कत नहीं देगी फिर आपको। करेक्ट है। अभी जैसे आप काफ़ी सारे पेशेंट्स के साथ में डील करते हो एंड आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, आपके पास में ओपीडी में अभी किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं? मैंने पहले देखा था कि ज़्यादातर तो ओल्ड एज वाले आते थे, बट क्या अभी यंगस्टर्स भी आ रहे हैं? यंगस्टर भी आ रहे हैं, यही चीज़ है। ये अभी आपने बोला डेस्क जॉब वाले लोग, फिर कभी कभी देखो हम 2 टाइप के पेशेंट देखते हैं हमारे में। ट्रोमा बोलते हैं जिसको, मतलब चोट लगी और दिखाने आए, और दूसरे पेशेंट रहते हैं कोल्ड पेशेंट्स, मतलब बैठे बैठे ही कुछ हो गया, दर्द हो गया, लॉन्ग टर्म, हाँ मतलब लंबे समय से बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है। तो अभी नी पेन, बैक पेन वाले जो पेशेंट ओल्ड एज में ज़्यादा आते थे पहले, अभी ये नंबर बढ़ रहा है। यंग लोग भी आ रहे हैं, यंगस्टर भी आ रहे हैं, 20-25 साल, 30 साल, 35 साल, हमारे यंग ही बोलेंगे हम उनको। तो पहले क्या होता था कि नी पेन ज़्यादातर आर्थराइटिस वाले पेशेंट 45 के बियॉन्ड फिर स्टार्ट चालू हो जाते हैं। तो फिर अभी ये कम एज में भी आ रहा है। मेजर कोज उसका ये रहेगा कि यार लाइफस्टाइल ऐसा है, लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है। अभी हमने डिस्कस किया कि पोस्चर ऐसा सही फॉलो नहीं कर रहे, बैड हैबिट्स भी है जो आपके बोन को वीक बना रही है। तो ये सारा अर्ली एज में, मतलब मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स की फील्ड में पैसा बहुत सारा है, वहाँ पर फ्रीडम नहीं है भले, और उनको इज्जत बहुत मिलती है, उनको लोग भगवान मानते हैं, तो बहुत नोबल प्रोफेशन है। बट मुझे लगता है कि कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है उसमें। हाँ, कमिटमेंट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, जो मैंने अभी आपकी ऑफ कैमरा बात हुई है, मतलब डिसिप्लिन आपको चाहिए, आपको डेडिकेशन भी चाहिए, टाइम पूरा मतलब क्योंकि इतना लंबा हो जाता है। मैंने देखा है कि 5-5 साल, मैं तो जितने भी रील्स वगैरह भी देखता हूँ उसमें 5 से ज़्यादा, अगर आप खाली एमबीबीएस कर रहे हो तो 5-5.5 साल तो है ही, मिनिमम लगता है, मिनिमम लगता है। फिर अभी आपको जाके ऐसा एमबीबीएस से रुकना नहीं है, आगे भी बढ़ना है आपको। मतलब 30 साल तक तो एक प्रॉपर डॉक्टर नहीं बन सकता है, 30 की उम्र में ही बनता है वो। 30 के उम्र में आप 28-30 के बाद अगर आप खाली एमडी या एमएस कर रहे हो तो, क्योंकि उसके बाद भी, अभी मैंने तो एमएस किया है, तो उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उन्होंने एमएस के बाद भी डिग्री ली है, वो भी 3 साल रहता है। और बीच में आप सोचो कि उसके लिए प्रिपरेशन भी करना पड़ता है। जैसे आप एमबीबीएस में एंट्री लिए ना, एमबीबीएस में एंट्री लिया तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करते हैं लोग, 12th के बाद भी ड्रॉप लेते हैं कई लोग। हम लोगों ने फ्रेश कर दिया, वो अलग बात है। कई लोग क्या करते हैं कि 12th के बाद प्रिपरेशन करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं। बट एक सॉरी टू कट यू, मैंने एक चीज देखी है कि जिन लोगों का नीट नहीं निकलता है ना, तो नीट देने के बाद में एमबीबीएस वो लोग लेते हैं। जिन लोगों का नीट नहीं निकलता है वो लोग फिर बीडीएस में आते हैं और आयुर्वेदा लेते हैं। वो मल्टीपल ऑप्शंस है, पर कई किसी लोगों ने, कोई ने सोच के रखा है कि मेरे को एमबीबीएस ही करनी है, तो फिर वो सेकंड ट्रायल लेते हैं। तो उसमें 1 साल उधर गया अगर जाता है तो। अगर मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो अभी भी मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार 5-5 साल। यस मेरे बहुत सारे कलीग मैं जानता हूँ, जब तो हम लोग छोटे लग रहे थे, 17-18 साल में मेरी एंट्री हो गई। कई मेरे फ्रेंड्स थे जो 21 साल 22 साल में तो हमारे साथ पढ़ रहे थे,
तो हम ऐसा इतना डिफरेंस हमारे सेम बैच में लग रहा था। फिर वो डिफरेंस और बढ़ जाता है अगर मैंने फ्रेशली एंटर कर लिया एमएस में, और वो वापिस से अगर ड्रॉप लेके 2 साल पढ़ाई की और फिर एमएस में जा रहे हो आप, तो वो सोचो। उसके बाद फिर आप सोचो कि एमएस करने के बाद आपको एमसीएच भी करना है, सुपर स्पेशलाइजेशन में भी जाना है, न्यूरो सर्जन बनना है आपको गैस्ट्रो सर्जन बनना है, तो उसमें और वापस से एग्जाम आएगा। हर जगह पे एग्जाम है, बड़े बड़े भर पढ़ाई करना है उसके बाद फिर आपको पैसा कमाने का मौका। लेकिन एनीवेज मैं ये समझता हूँ कि मतलब डॉक्टर्स बनना चाहिए। ये पॉडकास्ट ये देख के ऐसा मत सोचना कि मैं डिस्करेज कर रहा हूँ डॉक्टर्स बनने के लिए, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप डॉक्टर नहीं बनोगे तो आप लोगों को ठीक कैसे करोगे। और मैं ये इस चीज़ को भी एकदम 100% एग्री करता हूँ कि डॉक्टर्स को लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को क्योर किया ना, मैं उन लोगों की तस्वीर लगा के पूजा करने को भी तैयार था। मेरे पेरेंट्स को भी हुई थी कोविड। हाँ कि भाई मेरे पेरेंट्स की मुझे तबीयत ठीक चाहिए, तुमको पैसा चाहिए, तुमको जो भी चाहिए सारी चीजें हम लोग लुटाने को तैयार हैं। अभी कोविड के टाइम में पैसा वो सेकेंडरी थिंग हो गया था कि लोगों के पास पैसा तो था, फिर रिसोर्सेज की कमी हो गई थी, कई जगह पे बेड्स नहीं मिल रहे थे। मैंने ऐसा देखा है हमारे यहाँ क्लोज सर्कल में, उनके पास में करोड़ों रुपए हैं। करोड़ों रुपए लिक्विडिटी में बात कर रहा हूँ मैं। ऑन पेपर वेल्थ तो कितनी ही होगी, लेकिन ना वो उनके मतलब जो फैमिली में क्लोज वंस थे उनको बचा पाए, ना उनके रिलेटिव्स को बचा पाए, ना फ्रेंड्स को बचा पाए, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी। एग्जैक्टली सही बात है। मैंने भी देखा है मेरे फ्रेंड्स को, मदर फादर दोनों को 5 दिन के गैप में जाते हुए। एक साथ ही मेरे दोस्त थे, अभी नाम तो लेंगे नहीं, पर इतनी से बहुत ही खराब सिचुएशन। एक्चुअली मैंने भी जॉब लूज कर दी थी उस टाइम पे। अच्छा, और उस टाइम पे डॉक्टर्स का मैं देख रहा था ना, क्या हुआ था, हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, क्योंकि जो प्राइवेट वाले थे वहाँ पर उतनी फैसिलिटीज थी नहीं, ऑक्सीजन जल्दी नहीं पहुँच रहा था। तो हम लोग जो सिविल हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ पर था, तो मैं वहीं पर रुकता था। तो मैं 2-3 डॉक्टर्स थे, उनके साथ में बैठा। उन्होंने बोला कि 24 घंटे में से मैं अभी तक लगातार 2 दिन हो गए मैं सोया नहीं हूँ। मैं भी इतनी सी बेंच थी, सिर्फ इतनी सी बेंच पे वो वहीं पर ऐसे टिक सो जाते थे, और वहीं पे ग्लव्स वगैरह भी नहीं उतारे, ना ग्लव्स उतारे, ना मास्क उतारा, पूरा किट पहन के। मैंने कहा यार डॉक्टर्स को सैल्यूट है, मानना पड़ेगा। सिविल हॉस्पिटल में ही था, लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ एशिया, जहाँ पे इतने सारे मरीज, क्योंकि एम्बुलेंस की लाइन ही किलोमीटर्स में हो जाती थी पूरा। अंदर इतना बड़ा कैंपस है, उसके बाद फिर एम्बुलेंस की लाइन पूरी शाहीबाग तक जा रही है, और फिर उधर पेशेंट को उधर ऑक्सीजन पहुंचाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इतना ख़राब माहौल हो गया था बीच में। तो फिर बाद बट डॉक्टर्स की लाइफ ना इजी नहीं होती है। मैंने देखा है कि सबसे पहले तो डॉक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, उसके बाद में वो डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद में उनको फ्रीडम भी नहीं मिलता है, उनको 100% कमिटमेंट देना पड़ता है, उसके बाद में भी जरा सी भी मिस्टेक हो जाए तो लोग ये नहीं बोलते हैं कि आप, वो ये नहीं समझेंगे कि मैं लेट लेके आया इसलिए मिस हैपनिंग हो गया, वो डॉक्टर की गलती थी, उसने कुछ खराब दवाई दी होगी। अरे मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ही फ्रेंड सर्कल में जब खराब टाइम चल रहा था कोविड का, तो जिसकी भी डेथ हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि अरे डॉक्टर ने कुछ उसको खराब दवाई दे दी और डॉक्टर ने मार दिया। मैंने कहा तुम बोल भी कैसे सकते हो यार, तुम्हारे पास में आधा 1 घंटा नहीं था उस व्यक्ति को बचाने के लिए, उसने 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक तो उसको खींच दिया। सारा मैंने सुना हुआ है। कभी कभी मैं जाता था ना, तो आई वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल हॉस्पिटल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे को चीज़ें ऑब्जर्व करनी थी, मेरे को मतलब कि मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं वो सही टाइम से आ रहे कि नहीं। तो मैं नॉर्मल कपड़ों में जाता था, तो उनको ऐसे भी मैं यंग लगता, उनको पता नहीं चलता था कि ये डॉक्टर ही है। अच्छा। तो मेरे को पकड़ के बातें सुनाने लगता था कि अभी इधर आपका कोई रिलेटिव है तो इनको इधर एडमिट मत कराओ करके, ये सब चल रहा है करके। अभी उनकी तकलीफ भी मैं फील कर सकता था, पर मैं उनको ऐसा बता भी नहीं सकता था कि नहीं यार गलत तो नहीं हो रहा है। जिन जो लोग समझ सकते थे उनको समझाते थे कि भाई गलत नहीं हो रहा है। सब लोग अपना पूरा दे रहे, बेचारे रेसिडेंट लोग पूरा टाइम दे के खाना पीना मिस करके फिर वो लोग काम पे उधर ही थे। आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि मतलब बैक टू बैक सर्जरीज हो रही है, बैक टू बैक हॉस्पिटल विजिट्स होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है? हो सकता है, होता ही है, अभी भी होता है। और रेसिडेंसी का टाइम था जब हम लोग एमएस की पढ़ाई कर रहे थे ना, तो कभी कभी हमारा हो जाता था कि 20 घंटे की ड्यूटी लगी, लंबा खींच लिया, 24 घंटे खींच लिया। कभी कभी दोपहर का खाना है तो वो दोपहर का टिफिन कभी रात को 3 बजे खा रहे हैं, ऐसा भी हुआ है। फिर आके फिर वो पेशेंट मरीज आके बोल रहा है यार डॉक्टर तो खाना खा रहा है। अरे बाप रे। तो ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। ये सब सारे इंसिडेंसेस फैल गए। डॉक्टर्स की लाइफ इजी नहीं होती है। हाँ, इजी तो नहीं होती। मतलब ऐसे आपके जर्नी में ऐसे कौन से 2-3 मतलब फेजेस थे बहुत जो ज़्यादा टफ थे, मतलब करियर वाइज यही होता है रेसिडेंसी। सब किसी भी डॉक्टर के लाइफ में रेसिडेंसी का जो फेज, रेसिडेंसी मतलब कि जब आप एमबीबीएस से एमएस स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हो ना, तो उसकी जो पढ़ाई रहती है वो डिफ़िकल्टी रहती है। किसी भी ब्रांच में आप चले जाओ,
क्योंकि आप MBBS तक जा रहे हो तो सारे सब्जेक्ट को देख रहे हो, फिर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप एंट्री ले रहे हो तो उसको पूरी तरह से आपको एक्सपर्ट बनना है उसमें, तो उसमें तो टाइम जाता है ना। लंबे समय तक आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, खाना पीना मिस हो जाता है। अभी तो अच्छा है क्योंकि नंबर ऑफ रेसिडेंट्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए। जब हम लोग थे तब मेडिकल कॉलेजेस कम थे, मरीज़ का नंबर तो वही था, अभी थोड़ा बढ़ा है बराबर है, पर तब उतनी उसमें ज़्यादा काम करना पड़ता था। अभी तो ऐसा है ना कि नंबर ऑफ रेसिडेंट्स बढ़ा, डॉक्टर ज़्यादा है तो फिर काम थोड़ा डिवाइड हो जाता है, और डिफ़िकल्ट फेस तो वही रहता है। मतलब उसके बाद कितने घंटे की ड्यूटी करना पड़ता है मतलब? हाँ देखो, अभी 12-12 घंटे तो करते ही लोग, पर अगर इमरजेंसी आपका लग गया तो 24 आवर्स का भी ड्यूटी लगता है। 24 आवर्स के बाद भी आप थोड़ा फ्रेश होने लगो, उसके बाद फिर वापस से जाके OPD देखना है, या तो सर्जरी में जाना है, या तो पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है। यही हमारा रूटीन रहता था। तो उसके बाद थोड़ा वो हो गया तो शाम को थोड़ा रिलैक्सिंग थोड़ा टाइम मिल जाता था। और जिसकी बीवी बच्ची हो वो पर्सनल लाइफ कुछ, अब हमारी तो ये नहीं, तो उस टाइम पे भी नहीं थी, तो फिर ठीक ही था सब। मतलब पर्सनल लाइफ तो आपकी कुछ होती ही नहीं, मतलब आपने पूरी लाइफ डेडिकेट उसी चीज़ में। हाँ, अगर आप उसमें काम में इन्वॉल्व रहो तो पर्सनल लाइफ शायद बैक स्टेज ले लेती है, वो भी एक पॉइंट है। पर अब सबको बैलेंस करके चलना चाहिए, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस रहती है। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ और मेरे ब्लड रिलेशन में कोई आया है जिस इमरजेंसी वार्ड में जिसकी सर्जरी करना है, तो आपको अलाउ नहीं करते हैं सर्जरी करने के लिए? मतलब जैसे अलाउ नहीं करते ऐसा तो है नहीं, पर यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं। अगर आपका कलीग है, अगर हम दोनों कलीग है और मेरा रिलेटिव आया तो मैं बोल दूंगा यार तू कर ले, मेरे को भरोसा है तेरे पे, तू कर लेगा करके। और हमने तो किया हुआ है, मेरे मम्मी को भी इंजेक्शन दिया हुआ है, स्टिचेस भी लिए हुए लोगों के। ऐसा कुछ नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा अलाउ नहीं करते, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। मैं तो मूवीज में देखा हुआ है, दैट इज मिथ है ये। हाँ, ऐसा नहीं है, आप अलाउ कर सकते हैं मम्मी पापा की में तो आपको हाँ करने नहीं देते सर्जरी, क्योंकि आपके हाथ कपते हैं और ऐसा वो तो आपके ऊपर है ना, आप कितना कंट्रोल रखते हो, माइंड को कितना काम रखते हो, उसके हिसाब से। अभी आपको भरोसा है तो मैं अगर चाहूँ तो मम्मी का रिप्लेसमेंट करना तो मैं ही करूँगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और मम्मी अगर आपसे करवाना चाहे तो हाँ, वो तो ऑब्वियस है। तो वो है, वही चीज़ है। मतलब पेशेंट और डॉक्टर दोनों में सो रिलेशन क्या है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो दोनों राजी है ना कि करवाना है तो कर सकते हैं। ऐसा कोई हैंड रिटन रूल नहीं है ऐसा कि नहीं फॉलो करना है करके। ओके, गॉट इट। और मतलब जब भी आप सर्जरी करते हो तो मैंने एक रील देखी थी, तो वो आप नहीं देखते हो कि बिगनर डॉक्टर वर्सेस एडवांस डॉक्टर, तो उसमें वो जो बिगनर होता है वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है और जो मतलब निडल रहती है या फिर जो ब्लेड रहती है, हाँ, उसको वो हाथ से उठा लेता है। तो वो मतलब कॉमेडी के लिए डाल दिया होगा किसी ने, ऐसा तो नहीं करता है कोई। हाँ, ये ट्रेनिंग प्रॉपर होती है। आप MBBS में भी जा रहे हो ना, तो MBBS मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर आप बिना ग्लव्स के छू लो तो पूरा फिर वो चेंज करना पड़ता है। मतलब स्टेरिलाइजेशन एक प्रोटोकॉल रहता है, पूरा आपको फॉलो करना रहता है। वो आप जहाँ से ऑपरेशन थिएटर का डोर मतलब वो चालू होता है तो वहाँ से अंदर तक सबको ये प्रोटोकॉल फॉलो करने रहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन में खाली डॉक्टर नहीं रहता है। अच्छा। डॉक्टर के साथ आपके साथ नर्सिस रहते हैं, एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, अगर हमारे साथ है तो इम्प्लांट वाले लोग रहते हैं। हाँ। तो ये सबको ये चीज़ फॉलो करनी रहती है, खाली डॉक्टर को नहीं। गॉट इट। तो ये लोग भी फॉलो कर रहे हैं तो डॉक्टर को तो करनी ही है। तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते टाइम ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो आपको डैम श्योर फॉलो करने ही करने हैं? हाँ, रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं आपको। जो ये से कपड़े पहन के नहीं जा सकते आप, आपको स्क्रब में चेंज होना होता है। मतलब उसका थोड़ा अगर आप प्रोसेस बता पाओ क्या कैसा रहता है? वही बता रहा हूँ मैं आपको। क्या पर ये नॉर्मल कपड़े हैं तो उसके लिए चेंजिंग रूम रहता है। आपको चेंजिंग रूम में चेंज करके स्क्रब्स पहनने होते हैं सबको, कंपलसरी, सारे स्टाफ को जो भी आ रहा है अंदर, इरिस्पेक्टिव वेदर इज अ डॉक्टर या नर्स या फिर दूसरा असिस्टेंट, क्लास 4 भी है तो उसको पहनना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप अगर सर्जरी के लिए जा रहे हो तो आपको स्क्रब होना पड़ता है, वो प्रोसीजर रहता है हाथ को स्टेरिलाइज करने का। उसके बाद फिर उसके ऊपर जो कपड़े पहना उसके ऊपर आप गाउन पहनते हो, उसके बाद फिर ग्लव्स पहनते हो। तो पूरा स्टेप्स रहते हैं, वो आपको फॉलो करना ही करना है। अगर स्टेरिलाइज चीज़ है ना तो उसको टच नहीं करना है विदाउट ग्लव्स, वो जो आपने पहले बात की, तो वो ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि पूरा फिर सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा। सारी चीज़ें वापस से करनी पड़ेगी। किसी ने प्रिपरेशन करके रखी है सब चीज़ को और आप किसी ने हाथ लगा लिया तो वो पूरा इंस्ट्रूमेंट को वापस से स्टेरिलाइज करना पड़ सकता है या तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ है।